नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट मनी पे, जहां पे आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते हैं। आज का वीडियो हर उस इन्वेस्टर्स को देखना है जो एक अल्टीमेट इन्वेस्टर या प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे गोल्डन लेसन्स की जो हम सीख सकते हैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर से। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैं बना रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड्स हु टुक माय मनी से। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। आज हम 5 लेसन्स के बारे में बात करेंगे और 5 लेसन्स के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्पीड 1.25 के बढ़ा के आप देख सकते हैं, मगर कोई भी लेसन स्किप मत कीजिएगा और कोई भी लेसन आप मिस मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 दोस्तों, हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 2 तरह के रिटर्न पाने के लिए। एक होता है कैश फ्लो और एक होता है कैपिटल गेन्स। कैश फ्लो होता है एक तरह का मनी बैक गारंटी, मतलब कि आपको एसेट का प्राइस बढ़े या ना बढ़े, एसेट एप्रिशिएट करे या डेप्रिशिएट करे, बट आपको आपका रिटर्न फिक्स्ड मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें कैश फ्लो टाइप रिटर्न्स की, तो हो सकता है कि स्टॉक से जो डिविडेंड मिल रहा हो वो एक एग्जाम्पल है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने रेंट पे दिया है, तो हर महीने जो रेंट आपको मिल रहा है वो एक तरह का कैश फ्लो रिटर्न है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर रही है वैल्यू में या एप्रिशिएट नहीं कर रही है, आपको आपका मंथली रेंट हर महीने को मिलना फिक्स है। उसी तरह से डिविडेंड भी, अगर आपका स्टॉक एप्रिशिएट करे या एप्रिशिएट ना करे, बट आपको हर साल या हर क्वार्टर जो डिविडेंड मिलना है वो फिक्स है। इसी तरह दूसरा जो रिटर्न मिलता है एक इन्वेस्टर्स को, उसे कहा जाता है कैपिटल गेन्स। एप्रिसिएशन आता है उसके बेसिस पे कहा जाता है। मान लीजिए एक स्टॉक है, आपने उसको खरीदा है 100 रुपीज़ पे, 2 महीने बाद वो स्टॉक बढ़ के हो गया 120 रुपये, आपने उसको 100 पे खरीद के 120 पे बेच दिया, तो उसे कहेंगे हम कैपिटल गेन्स। इसमें आपको उम्मीद है कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो प्राइस में एप्रिशिएट ही करेगा। अगर डेप्रिशिएट करेगा तो आपको लॉस भी हो सकता है उतना ही। इसलिए हर इन्वेस्टर इन दोनों तरह के रिटर्न्स के लिए जाना जाता है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो इन्वेस्ट करे कैश फ्लो के लिए, ना कि कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मिल जाए तो बोनस है, बट कैश फ्लो में वो अपना रिटर्न इतना बना लेता है ताकि उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाए। लेसन नंबर 2 जो हमको सीखने को मिलता है इस बुक से, वो है प्रोफेशनल इन्वेस्टर शुड हैव अ पेशेंस। दोस्तों, एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि इम्पेशेंट इन्वेस्टर बाइज एन investment which makes him more impatient and the bad investment goes to an impatient investors। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो खराब इन्वेस्टमेंट रहेगा या जो खराब एसेट रहेगा वो उस इन्वेस्टर के पास जाता है जिसके पास पेशेंस नहीं रहता। तो अगर आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना हो तो आपके पास पेशेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। पेशेंस एक डिफरेंशियल फैक्टर है एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक एवरेज इन्वेस्टर में। एवरेज इन्वेस्टर जहां आज खरीद के कल बेचने के बारे में सोचते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। स्मार्ट इन्वेस्टर जानते हैं कि हर मार्केट एक साइकिल की तरह पे काम करता है। एक बेसिक साइकिल कहा जाए तो वो है 20-10-5। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज 20 ईयर तक एप्रिशिएट होता रहता है, उसके बाद 10 ईयर्स वो साइडवेज हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट रिटर्न नहीं देता तब कमोडिटीज़ अच्छा रिटर्न्स देते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एट्सेट्रा। और 20-10-5 में 5 का मतलब है कि एवरी 5 ईयर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा होते हैं जो कि सारे मार्केट्स को डिसरप्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2008 का जो यूएस में अटैक हुआ था वो हो गया, अपना ये कोरोना पैंडेमिक हो गया, उससे पहले कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन हो गया। इस तरह का कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर आ जाता है जिससे कि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो जाते हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो कि पेशेंस रहता है वो तब उस मार्केट में एंटर होता है जब वो अपने डाउन टर्न में होता है, और वो तब एग्जिट करता है जबकि वो अपने अप ट्रेंड में होता है। इसीलिए हर स्मार्ट इन्वेस्टर को ज़रूरी है कि वो पेशेंस रहे।
लेसन नंबर 3 जो हमको सीखने को मिलता है वो होता है कि अ स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स विद इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाते हैं, तो आपका जवाब होगा ना। अगर मैं पूछूं कि क्या आप नया घर खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं कराते, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल कराते हैं, क्योंकि बैंक आपको बिना इंश्योरेंस कराए घर पे लोन ही नहीं देगा। तो फिर दोस्तों, जब आप अपना गाड़ी कमाई का कमाया हुआ पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते? तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट पे इंश्योरेंस जरूर करवाता है। इंश्योरेंस के फॉर्म समझिए। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक्स खरीदा है। अगर स्टॉक मार्केट या पेपर एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा ऑप्शंस। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं। ये शेयर्स आपने खरीदे हैं 1900 के प्राइस पे। अब जब आपने खरीदे तब आपको लगा कि ये उस स्टॉक का बॉटम है या एक स्टॉक एक अच्छे प्राइस पे है, तभी आपने उसमें इन्वेस्ट किया। अब आफ्टर 1 मंथ आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है और वॉलेटाइल रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय आप 1800 के प्राइस का पुट खरीद सकते हैं और आपका रिस्क हेज कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर रिलायंस का शेयर अगर 1900 से गिर के 1700 पे आ जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने पुट बाई किया है 1800 के प्राइस का। तो आपको सिर्फ 1900 से 1800 तक जो प्राइस डेप्रिशिएट हुआ 100 रुपीज़ पर शेयर ही आपका लॉस होगा, और उसके नीचे रिलायंस कितना भी चला जाए आपका प्राइस हेज्ड है। मतलब कि आपने अपने एसेट पे इंश्योरेंस ले रखा है और उस इंश्योरेंस ने आपको एक ज़्यादा लॉस होने से बचा लिया है। इसी तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर हर एसेट साइकिल में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क जरूर हेज कर लेते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट या इंश्योरेंस ही एक ऐसा फैक्टर है जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एवरेज इन्वेस्टर से डिफरेंशिएट करता है। जहां एवरेज इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बिना किसी हेज या बिना किसी चीज़ के बाय कर लेते हैं, वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर काफ़ी स्मार्टली अपने इन्वेस्टमेंट को हेज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ रियल इस्टेट में, तो रियल इस्टेट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर हेज कैसे करते हैं, तो वो है दोस्तों कि वो रियल इस्टेट को खरीदते हैं एक एंटिटी के नाम पे, एक कंपनी के नाम पे, रादर देन अपने पर्सनल नेम में। तो कल उठ के अगर लीगली उस इन्वेस्टर पे कोई केस हो जाता है कोर्ट में, तो उसके एसेट्स या उसके जो पर्सनल होल्डिंग्स है कोर्ट उसे जब्त कर सकता है, बट उसने जो कंपनी के नाम से इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे जज नहीं कर सकता, क्योंकि एक लीगल एंटिटी और एक इंडिविजुअल दो अलग अलग एंटिटी है कोर्ट के सामने। तो इसी तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने रियल एस्टेट का रिस्क हेज कर सकते हैं। लेसन नंबर 3 जो अपने को इस बुक से सीखने को मिलता है वो ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स मैनेज देयर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। दोस्तों, एक एवरेज इन्वेस्टर जो होते हैं वो हर न्यूज़, हर आर्टिकल, हर ब्लॉग में कुछ भी पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन को वो सही मान लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस पर बेस करके लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है 3 पार्ट में। ओपिनियन क्या है, फैक्ट है या प्रिंसिपल है। दोस्तों, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी के ओपिनियन पे लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, और आप अगर अपना डिसीजन ले चुके होंगे तो हो सकता है कि आपको उससे काफ़ी लॉस हो। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप भी तय करना सीखिए कि जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या वो ओपिनियन है या प्रिंसिपल या फैक्ट्स है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो फाइनेंशियल सेल्स पर्सन है, जो फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको हमेशा कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि वो रेगुलर फंड है या डायरेक्ट फंड है, वो आपसे काफ़ी चीज़ छुपाएंगे। अगर आप ये मान लेंगे कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है वो सही है, वो फैक्ट है, तो आप उसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आप ये बात समझेंगे कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है वो उसका ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, मैं फैक्ट्स को खुद चेक करूं, तब आप जानेंगे कि डायरेक्ट फंड जैसा भी कुछ होता है जिसमें कि आपका एक्सपेंस रेशो रेगुलर फंड के मुकाबले 0.5% से लेके 1% तक कम हो सकता है। तो अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन को ठीक से मैनेज करना सीखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, ये आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है।
और लेसन नंबर 4 जो हमको इस बुक से सीखने को मिलता है वो ये है कि पावर इन्वेस्टर बनना चाहिए हर इन्वेस्टर को। अब दोस्तों एवरेज इन्वेस्टर और पावर इन्वेस्टर्स के बीच में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है कि पावर इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो चारों इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अपनी सारी होल्डिंग्स को एक ही एसेट क्लास में रखते हैं। 4 मेजर एसेट क्लास की बात की जाए तो वो है दोस्तों बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स और कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ की बात करें तो वो कमोडिटीज़ हो जाएगा आपका गोल्ड, सिल्वर, निकल, आयरन, कॉपर, क्रूड। अगर पेपर एसेट्स की बात करें तो पेपर एसेट्स होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी एट्सेट्रा। तो एवरेज इन्वेस्टर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी में इन्वेस्ट करते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपना रिस्क को जो है वो डाइवर्सिफाई किया हुआ है या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया हुआ है अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल पे, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। क्योंकि भले आपने स्टॉक्स बॉन्ड्स में रखा है बट वो सारा चीज़ रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो एक तरह का पेपर एसेट्स ही है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो आपके हर तरह के म्यूचुअल फंड्स, हर तरह के ETF, हर तरह के उसमें आपको आपका वेल्थ जो है वो डेप्रिशिएट करेगा ही करेगा। जबकि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर है वो पावर इन्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं। पावर इन्वेस्टिंग का मतलब वो मेथड होता है दोस्तों जो कि आप एक इन्वेस्टमेंट एसेट से दूसरे इन्वेस्टमेंट एसेट में सिस्टमैटिकली मूव करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एसेट्स है वो है बिजनेस। तो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस से जो कैश फ्लो जनरेट होता है उससे वो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट से जो कैश फ्लो जनरेट होता है उससे वो बाई करते हैं पेपर एसेट्स और या कमोडिटीज डिपेंडिंग अपॉन मार्केट साइकिल। इस तरह से दोस्तों उन्होंने चारों इन्वेस्टमेंट व्हीकल का यूज़ करके अपना रिटर्न बढ़ा लेते हैं। तो जहां एक एवरेज इन्वेस्टर्स का रिटर्न कम रहेगा वही एक पावर इन्वेस्टमेंट मेथड के जरिए आप अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। पावर इन्वेस्टमेंट में हर तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होता है और एक कहावत है कि जितना पैसा फास्ट आप रोटेट करेंगे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल से दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा। और अपना रिटर्न बढ़ाने का दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक 3 स्टेप फॉर्मूला है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर यूज़ करते हैं अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए। वो ये है कि उनको 3 चीज़ का यूज़ किया जाता है। उनको पता होता है कि व्हेन टू एंटर अ मार्केट, व्हेन टू एग्जिट अ मार्केट एंड हाउ टू टेक योर मनी फ्रॉम द एसेट्स एंड स्टिल बी इन द मार्केट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हर इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा शॉर्ट टर्म रहेगा बट आप उस इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। इसका मतलब मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है 1 लाख रुपए का, अब वो स्टॉक बढ़ के हो गया 2 लाख रुपए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको वो लोग बाहर निकाल लेंगे, मतलब वो 1 लाख तक का स्टॉक सेल करके पैसा बाहर निकाल लेंगे और उसको वो स्टॉक में वो बने रहेंगे जब तक कि उनको लगेगा कि स्टॉक में पोटेंशियल है। तो इस तरह से दोस्तों वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में तब तक के लिए बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बट उनका पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म का है। तो ये 1 लाख रुपए जो उन्होंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो उसको निकाल के लगा देंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में और इसी की तरह उसको वो यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी अगर आपका रिटर्न बढ़ाना हो तो आप ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बाकी के जो 5 लेसन्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो का जो 5 लेसन्स है उसको एक बार समराइज कर देता हूँ कि अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर नोस अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन्स एज वेल एज cash flow and he invest for a cash flow. Number 2, a professional investor is patient and he makes use of the investment cycle to increase his returns. Number 3, a professional investor uses insurance to protect his wealth during market downturn. Number 4, a professional investor uses all asset classes to increase his investment, to increase his returns. And number 5, a professional investor uses a formula to increase his return by taking his money out from the asset class once he has achieved desired returns. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे को और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।